हेलो बच्चों, हेलो। देखो, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो आपकी एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ में है और वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज एंड इन्फिनेटली लॉन्ग चार्ज वायर। हमने एक वायर लेना है जो आपका पॉजिटिवली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, जो इन्फिनिट लॉन्ग है। मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट O से इक्वल डिस्टेंसेस पे दो लेंथ कंपोनेंट DL और DL हमने कंसीडर किए, जिसका डिस्टेंस इस O से क्या है, इक्वल है। और यहां जो DL लेंथ कंपोनेंट्स है, इन पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो dQ प्रेजेंट है। इस dQ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्किंग करेगा E1 E2, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्किंग करेगा उसको हमने E1 और E2 से क्या कर दिया बेटा, डिनोट कर दिया, ठीक है। अब यहां जो E1 और E2 है वो एंगल θ2 और θ1 पे क्या होंगे, आपके वर्किंग करेंगे, जिसकी वजह से अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन हमें उसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना होगा। तो यहां जो E1 E2 है वो पॉइंट P पर किसी पर्टिकुलर एंगल पे वर्क कर रहे हैं, तो इनके रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें E1 और E2 के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करने होंगे। हमने यहाँ E1 के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट लिए वो आए E1 sin θ1 एंड E2 sin θ1, E1 sin θ1 और E2 के लिए निकाला E2 sin θ2। अगर मैं बात करता हूं यहां कंपोनेंट E1 cos θ1 और E2 cos θ2 की, तो यहां अगर आप देखो तो यहां जो पर्टिकुलर पॉइंट P है उससे इस लेंथ कंपोनेंट का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, सेम है, जिसकी वजह से जो आपका मैग्नीट्यूड होगा E1 और E2 वो इक्वल आएगा। और यहां डिस्टेंसेस सेम होने की वजह से जो एंगल है उसका अमाउंट भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। दैट मीन हुआ क्या कि यहां जो वर्टिकल कंपोनेंट है E1 sin θ1 और E2 sin θ2 वो उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो उनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल इफेक्ट कितना होगा, जीरो होगा। अब बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है E1 cos θ1 और E2 cos θ2, उनका डायरेक्शन सेम, उनका मैग्नीट्यूड सेम। तो ये इंडिकेट करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्किंग करेगा P पर, उसका डायरेक्शन इस वायर से ऑलवेज क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है। दैट मीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है बेटा। अब हम आगे आते हैं, अगला पॉइंट है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी, वीकेंड से एक क्लोज सरफेस हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, जिसमें हमारा जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, आपका इनक्लोज्ड हो जाएगा। दैट मीन हमारे पास जो इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है इसमें हमने कुछ पोर्शन, दैट मीन अगर मैं कहूं कि यहां ये जो वायर है इस वायर का मैंने L लेंथ कंसीडर किया गाउसियन सरफेस के लिए, तो अब ऐसी सरफेस सोचनी होगी जो इस कंप्लीट वायर को क्या करे, अपने अंदर क्लोज कर ले। दैट मीन वो कौन सी हो सकती है, यहां होगी आपकी सिलेंड्रिकल सरफेस। तो हमने यहां R रेडियस का एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर किया। अगर आप सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हो तो सिलेंड्रिकल सरफेस में आपके पास यहां क्लोज की बात की जा रही है, ठीक है। दैट मीन एक टॉप सरफेस होगी, एक बॉटम सरफेस होगी और एक आपकी कर्व सरफेस होगी। ध्यान रखना दोबारा, एक टॉप होगी, एक बॉटम होगी और एक आपकी क्लोज सरफेस होगी। मैं यहां डिसाइड करता हूं कि ये जो मेरे पास कंपोनेंट है, मैं यहां तीन एरियल कंपोनेंट ले रहा हूं, ठीक है। एक DS1 जो टॉप सरफेस पर है, एक मैंने लिया DS2 जो कर्व सरफेस पर है, और एक मैंने लिया DS3 जो कि आपका बॉटम सरफेस पर है। एक DS1, एक DS2 और एक आपका DS3 होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि इनका जो एरिया होगा, मतलब जो यहां जो हमने एरियल वेक्टर आप लोगे वो आपका हो गया
ds1, यहां जो होगा वो आपका ds2 और एक आपका हो जाएगा यहां से ds3। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉइंट पर क्या है, वायर के परपेंडिकुलर है। दैट मीन यहां अगर हम लेंगे तो इट इज योर ई वेक्टर, दिस इज योर सेम है, ई लेते हैं ई वेक्टर और इट इज योर ई वेक्टर। अगर हम यहां बात करें नेट फ्लक्स की, कि भाई अगर हम यहां बात कर रहे हैं इस फ्लक्स कंसेप्ट की, तो हमें पता है कि जो डी फाई आपका होने वाला है भाई, जो फाई आपके पास आने वाला है वो कितना हो जाएगा, द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। बात क्लियर हुई कि भाई अगर हम लोग यहां इस फ्लक्स की बात करें तो ये फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू एरिया। अब यहां देखो कि यहां अगर हम लोग इस फाई को, इस इंटीग्रेशन को ओपन करें, दैट मीन यहां जो इंटीग्रेशन पार्ट हो 3 में डिवाइड हो रहा है, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस एंड लास्ट आपकी कर्व सरफेस। तो यहां अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई ds1 प्लस इंटीग्रेशन ई ds2 प्लस इंटीग्रेशन ई लास्ट ds3। अगर आप इसे ओपन करो तो ये होगा ई ds1 cos थीटा 1 ई ds2 cos थीटा 2 प्लस इंटीग्रेशन ई ds3 cos थीटा 3। अगर हम यहां जान दें कि जो एंगल्स की अगर हम बात करें तो आपका थीटा 1 कितने डिग्री का है, 90 का। ऑब्वियसली ये एंगल आपका थीटा 1 इक्वल्स टू 90, थीटा 2 इक्वल्स टू 0 एंड लास्ट एंड फाइनल थीटा 3 इक्वल्स टू 90। थीटा 1 आपका ये हो गया, थीटा 2 आपका 0 है और थीटा 3 आपका 90 डिग्री है। अब कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये पूरा जो आपके पास है वो 0 हो जाएगा। यहां जो आपके पास ये टर्म है वो 0 हो जाएगी, तो बची कौन सी, ये टर्म। तो आपके पास जो फाई आएगा वो कितना आ जाएगा, ds2 और इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे कर्व सरफेस की। ठीक है भाई, मेरे पास जो फाई है उसका वैल्यू है ई इंटीग्रेशन ऑफ ds2। ds2 जो मेरा कंपोनेंट है वो कर्व सरफेस का कंपोनेंट है। अब बात ध्यान रखना, अगर हम सिलेंडर को कट करते हैं और सिलेंडर को जब हम ओपन करें तो आपके पास एक रेक्टेंगल मिलेगा क्या, इस तरीके से। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो मेरे पास कंडीशन आएगी वो कंडीशन इस सिलेंडर के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी क्या, जो कितना हो जाएगा मेरे पास 2 पाई r। और अगर हम यहां इसकी लेंथ को मैं l लूं तो मुझे टोटल एरिया कितना मिलेगा, इसका कितना मिलेगा 2 पाई r l। क्लियर हुआ गया। तो यहां जो आपका ds2 है इसका अमाउंट कितना होने वाला है 2 पाई r l, दिस इज फाई e इंटू 2 पाई r l। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। यूजिंग गाउस लॉ की अकॉर्डिंग अगर हम फाई की बात करें तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यहां ध्यान देंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या लिखोगे कि भाई E ब्रैकेट 2 पाई आर एल इक्वल्स टू कितना होने वाला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको किसका वैल्यू निकालना है, E का वैल्यू निकालना है। तो आपके पास E कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू Q 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देने वाली बात कि भाई E को मैं चाहूं तो Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
और आर लिख सकता हूं क्या, हाँ या ना। अब Q अपॉन L आ रहा है, तो हमने जो लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, मैं इसे रफ कर देता हूं। देखो तुम लोगों के पास जो लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट आया वहां से वो आया Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R और L। हमें पता है ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी द लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L, यस और नो। तो तुम्हारे पास E कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर मैं इसे 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो टर्म्स क्या आ जाएगी, E इक्वल्स टू 2 लैम्डा 2 इंटू 2 4 एप्सिलॉन नॉट R। अब हुआ क्या कि भाई ये मेरे पास आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि इसके इक्वल है, K के इक्वल। तो इसे तो यहाँ K इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 2K लैम्डा अपॉन R। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आया E का। अगर आप ग्राफ की बात करो तो E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R है, ठीक है। तो यहाँ जो ग्राफ बनने वाला है, अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूँ और अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस R लूँ, तो डिस्टेंस के साथ साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कंटिन्यूसली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इट इज योर कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। ओके बेटा।